नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं भू संपत्ति का योग। सुख प्रकरण के अंतर्गत भू संपत्ति के योग पर वर्तमान में चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम लेकर आए हैं सिंह लग्न की कुंडली को। सिंह लग्न की कुंडली में सिंह लग्न के जन्मांक चक्र में किस प्रकार से हम जानेंगे कि उस व्यक्ति को भू संपत्ति का योग कब किन दशाओं में प्राप्त होगा और कैसा सुख प्राप्त होगा, कब उस व्यक्ति को भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा, कब उस व्यक्ति को, क्योंकि विशेष रूप से हम इस समय भू संपत्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो कब उस व्यक्ति को भूमि जमीन जायदाद और मकान का सुख प्राप्त होगा। तो चलिए समझते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और रोचक प्रकरण को, और आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, इन 4 लग्न कुंडलियों पर जमीन जायदाद व मकान आदि से संबंधित अर्थात भू संपत्ति से संबंधित योग का विश्लेषण किया। कौन कौन से योग होते हैं, कब कब स्थिति में वह प्राप्त होते हैं, इसका विश्लेषण किया। आज हम करने जा रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली पर यह विश्लेषण। सबसे पहले जो हमारे दर्शक नए हैं उनको मैं यहां पर जानकारी देना चाहूंगा कि सिंह लग्न की कुंडली को हम कैसे पहचानें। तो जब भी आपका जो जन्मांक चक्र है वहां पर जो लग्न चार्ट है, देखिए जो लग्न कुंडली है, उसमें सबसे पहला जो भाव होगा उस भाव में ये सबसे पहला भाव होता है। आप देख लीजिए यहां पर अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह सिंह लग्न की कुंडली है। अब हम समझ लेते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में कौन कौन सा ग्रह किस किस भाव का अधिपति होता है। तो सबसे पहले भाव को लग्न भाव कहा जाता है, और ये सिंह लग्न है तो उसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो सूर्य इस कुंडली में लग्नेश होते हैं। वहीं बुध इस कुंडली में द्वितीयेश होते हैं, अर्थात धन भाव के अधिपति होते हैं। तीसरे भाव के अधिपति अर्थात हम कहते हैं इसको पराक्रम भाव भी कहते हैं, वह शुक्र होते हैं। यहाँ पर तीसरे भाव के अधिपति शुक्र होते हैं। वहीं चौथे भाव के अधिपति यहाँ पर मंगल होते हैं। पंचम भाव के अधिपति गुरु बृहस्पति होते हैं, और षष्ठ भाव जो रोग ऋण शत्रु आदि से संबंधित भाव है उसके अधिपति यहाँ पर शनिदेव होते हैं। वहीं सप्तम भाव जो विवाह भाव है, जीवन साथी का भाव है और साझेदारी का भाव है, उसके अधिपति होते हैं शनिदेव। और वहीं जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव के अधिपति होते हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति त्रिकोण भाव के भी अधिपति होते हैं और अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं। वहीं नवम भाव के अधिपति मंगल हो जाते हैं। अब देखिए मंगल एक केंद्राधिपति हो गए, दूसरे त्रिकोणाधिपति हो गए। तो मंगल यहां पर भी कर्क लग्न की कुंडली के ही तरह योग कारक रहते हैं, क्योंकि यहां पर ये और अधिक बलवान हो जाते हैं। यहां पर बलवान हो जाते हैं क्योंकि अगर हम देखें त्रिकोण में तो सबसे बलवान त्रिकोण नवम भाव का त्रिकोण जो होता है सबसे बलवान होता है, और वहां के अधिपति मंगल हो जाते हैं। इधर यहां पर उत्तरोत्तर बल में देखें तो दसम भाव सबसे अधिक बलवान होता है, लेकिन यहां पर चतुर्थ भाव के भी अधिपति हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर मंगल यहां पर अति योगकारी ग्रह हम कहेंगे। कर्क लग्न की कुंडली की ही तरह यहां पर ये अति योगकारी जो ग्रह हैं वह हो जाते हैं। ये सुखेश भी हो जाते हैं, भूमि के कारक भी हैं, और भूमि के यहां पर
अधिपति भी हैं। जो भाव है चतुर्थ भाव है, सुख भाव है, चतुर्थाधिपति भी मंगल है और नवम के अधिपति भी मंगल हैं। भाग्य भी वही है, सुख भी वही है। आगे देखिए, दसम भाव के अधिपति शुक्र हो जाते हैं, तो शुक्र पराक्रम के भी हैं और कर्म के भी हैं। यहां पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, शुक्र देव यहां पर इस कुंडली में कर्म के भी अधिपति हैं और ये पराक्रम के भी अधिपति हैं। कर्म और पराक्रम दोनों का संयोग बड़ा ही उत्तम होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा सिंह लग्न की कुंडली वालों के लिए विशेष। एकादश भाव के अधिपति बुध हो जाते हैं, तो बुध एकादश भाव के अधिपति हो गए और यहां पर ये दूसरे भाव के भी अधिपति हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि आय भाव भी बुध के हाथ में हो गया और जो अचल संपत्ति का भाव है, कुटुंब का भाव है, उसके अधिपति भी बुध हो जाते हैं। वहीं जो व्यय भाव है उसके अधिपति चंद्रमा होते हैं। व्यय भाव के अधिपति यहां पर चंद्रमा होते हैं। अब काफी हद तक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि कौन यहां पर अपना विशेष स्थान सिंह लग्न की कुंडली में रखे हुए है। यहां पर सबसे अधिक योगकारी होते हैं मंगल। शुक्र भी अच्छी स्थिति में रहते हैं क्योंकि पराक्रम, बेशक पराक्रम को थोड़ा सा ये माना जाता है कि वो परिश्रम कराते हैं, लेकिन वह कर्म भाव के भी हैं और कर्म बिना परिश्रम के नहीं होता। दोनों भावों को समेटे हुए हैं शुक्र, तो शुक्र की स्थिति यहां पर आपको विशेष रूप से देखनी होगी। साथ ही साथ यहां पर बुध की स्थिति भी आपको देखनी होगी, क्योंकि बुध जहां पर आय कराएंगे वहीं आय के साथ उस आय को कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर लगवाएंगे ताकि अचल संपत्ति में वृद्धि हो सके। तो यहां पर हमें मंगल, शुक्र और बुध, ये तीन ग्रहों की स्थिति को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ योग कारक सूत्रों की तरफ और समझते हैं आज के इस पूरे प्रकरण को। अब हमें यहां पर मंगल की विशेष स्थिति का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल विशेष योगकारी हैं और अगर इनकी जो विशेष योगकारी हैं वह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, अपने भाव में बैठे हुए हैं। अपने भाव में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे, चाहे यहां बैठे या यहां बैठे। अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं तब भी अच्छा फल देंगे। मांगलिक दोष होता है, लेकिन हम अभी जो चर्चा के विषय है वह यह विषय है, इसलिए अभी हम अन्य किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ चर्चा करेंगे संपत्ति से संबंधित। तो ये मंगल हैं, ये कहीं ना कहीं इन भावों में बैठे हैं। इन भावों से संबंधित ये जो फल देंगे वह कहीं ना कहीं इनका फल अच्छा फल रहेगा। षड्बल में बलवान हैं, वैसे योग कारक हैं, शुभ ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टि है, इस भाव को शुभ ग्रह देखते हैं, शुभ ग्रहों की शक्ति प्राप्त है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में अनेक भवन, भूमि, भूखंड और अनेक प्रकार के जो खेत आदि से संबंधित सुख हैं वह प्राप्त होते हैं। यहां पर विशेष रूप से आपको देखना होगा मंगल यहां पर जब भी अपने, अगर मंगल नवम भाव में बैठ गए तो वह रुचक योग बनाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां पर मंगल को आपको देखना होगा, इस कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। मंगल कहीं पीड़ित तो नहीं है, आपको देखना होगा मंगल पीड़ित तो नहीं। अगर मंगल पीड़ित है तो आपको उससे संबंधित उपाय करने होंगे। बाकी कुंडली में ये विशेष रूप से देखना है मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे जमीन जायदाद मकान आदि के योग उस व्यक्ति को होंगे, निश्चित है। अगर मंगल दसम भाव में विराजित हो जाए, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मंगल दसम भाव में विराजित हो जाए और शुक्र चले जाए मंगल के घर में चतुर्थ भाव में, ध्यान से देखिए यहां पर मंगल दसम भाव में और शुक्र मंगल के भाव में चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, तो बहुत प्रकार से ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद इकट्ठे करता है, उसको बहुत ज्यादा जमीन जायदाद प्राप्त होती है। वहीं अगर जो शुक्र हैं
उनको देखने के साथ साथ हम चंद्रमा को भी देखें। चंद्रमा भी अगर कुंडली में कहीं ना कहीं उनकी स्थिति सही है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा व्यय भाव में चले जाते हैं, इसलिए यहां पर हमको विशेष चंद्रमा का ध्यान देना होगा। वैसे शुभ ग्रह हैं, लेकिन कहां चले गए, द्वादेश हो गए, इसलिए इनकी दृष्टि अगर यहां है तो उसका व्यय कराने का भी ये कार्य करेंगे, इसलिए देखना होगा। अगर शुक्र और मंगल की बात करें तो मंगल या शुक्र, इन दोनों ग्रहों को हम देखें, अगर ये कहीं नीच अवस्था में आ जाते हैं, जैसे मंगल 12वें भाव में चले गए, नीच अवस्था में हो गए, जब नीच अवस्था में आ जाएं, या शुक्र छठे भाव में, शुक्र कहां पर जाएंगे, दूसरे भाव में गए, तो ये नीच स्थिति हो जाएगी। तो इनकी स्थिति को भी आपको देखना होगा। नीच स्थिति में होने पर यह उस संपत्ति का क्षय कराते हैं, मतलब उसको कहीं ना कहीं नष्ट कराने का कार्य करेंगे। चतुर्थाधिपति मंगल यहां पर अगर अशुभतापूर्ण हो जाए, कोई स्थिति इनकी खराब आ जाए, या सूर्य के आसपास हो जाए, निकट हो जाए, विकल स्थिति बन जाए, नीच स्थिति बन जाए, तो ऐसी स्थिति में उस जमीन संपत्ति आदि का जो भू संपत्ति है उसको नष्ट कराने का भी कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं उसका क्षय होगा, निश्चित है। अगर वह इस तरह की स्थिति में है जहां पर पाप ग्रह उनको देखते हैं, राहु आदि ग्रह उनको देखते हैं, अंगारका योग बनाते हैं, तो वह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, कहीं ना कहीं वह पीड़ित करने वाली स्थिति होगी। उस स्थिति में जो पीड़ित करने वाला ग्रह है, आप उस ग्रह से संबंधित दान आदि कीजिए। और दूसरा जो ग्रह है जो पीड़ित है, जैसे कि इस कुंडली में मंगल, तो उससे संबंधित आप रत्न को धारण कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वह पीड़ित है, किससे, साथ में बैठे हुए ग्रह के आने से। तो जो ग्रह उसको पीड़ा दे रहा है उसका आपको दान करना है और उसको बलवान करना है, ताकि वह उससे किसी भी प्रकार से पीड़ित न हो और आपको शुभ फल दे सके। देखिए आगे देखते हैं कि इसी प्रकार से अगर मंगल का हमने देख लिया कि अगर नीच हो जाए या पाप युक्त हो जाए, अब यहां पर एक और आप देखिए कि यहां पर मंगल अगर यहां पर विराजित हो जाए तो शत्रु का घर हो गया, मंगल के शत्रु का घर हो गया बुध का घर, ध्यान दीजिए, शत्रु के घर में चले जाएं, ऊपर से इनके साथ में राहु बैठ जाए, राहु हो जाए, तो अंगार का योग जैसी स्थिति आ गई। अब ऐसी स्थिति जब भी धन भाव में बनेगी तो वह अचल संपत्ति को नष्ट कराने वाली होगी। मंगल तो वहां पर दिलाएंगे, लेकिन वहां पर जो राहु के साथ में बैठकर ये अंगार का योग जो तैयार हो गया, ये कहीं ना कहीं उसको नष्ट करने का कार्य करेगा, निश्चित है, निश्चित है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ती है तो ये होना संभव है। शुभ ग्रहों की जितनी दृष्टि होगी उतना ज्यादा ये जो दुष्प्रभाव है उसका वह कम होता चला जाएगा। देखिए अगर मंगल चतुर्थ भाव में ही बैठे, ध्यान दीजिए, मंगल अगर चतुर्थ भाव में ही विराजित हो और इनको कौन देखते हो, उनको शुभ ग्रह देखते हो, शुक्र यहां बैठे हो और शुक्र इनको देख रहे हैं, शुभ ग्रह हैं शुक्र, देखिए यहां पर शुक्र शुभ ग्रह हैं, वो देख रहे हैं, उनकी दृष्टि हो रही है इनके ऊपर, तब भी ये बड़ी अच्छी स्थिति है, बहुत उत्तम स्थिति। सिंह लग्न कुंडली के लिए बहुत उत्तम स्थिति, दोनों अपने भाव में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में और अपने ही भावों में, बहुत अच्छी स्थिति, अति उत्तम। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति को बहुत ही आलीशान मकान देने वाली होती है, बहुत अच्छे भवन उसका सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर जमीन जायदाद की बात करें तो जमीन जायदाद का कोई छोटा मोटा उसको क्षेत्रफल नहीं मिलेगा, खूब बड़ा क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल खूब बड़ा होगा, यह विशेष सुख स्थिति मानी जाती है। अगर यहीं पर देखें कि जो मंगल हैं अगर ये एकादश भाव में चले जाएं, देखिए होने को बुध का घर है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए एकादश भाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नवमेश भी हैं और चतुर्थेश भी, तो दोनों का जो रोल है, दोनों की जो भूमिका है वह कौन, देखिए चतुर्थेश भी हैं और नवमेश भी इस कुंडली में, और अगर ये
दोनों भावों के अधिपति स्वयं अकेले मंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो 9th हाउस एंड 4th हाउस को। अब दोनों के ये कौन हो गए, लॉर्ड हो गए। अभी कहां पर पहुंच गए, ये पहुंच गए एकादश भाव में, जिस भाव का अधिपति कौन है, बुध है। तो यहां पर लाभ भाव में ये पहुंच जाते हैं, कौन पहुंच जाते हैं, मंगल पहुंच जाते हैं। तो यह स्थिति शुभ स्थिति है। छोटे मोटे रोग अवश्य दे सकती है लेकिन स्थिति शुभ है। स्थिति शुभ कैसे है कि यहां पर ये उस व्यक्ति को बहुत सुंदर और एक नहीं अनेक घर दिलाने वाली स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य भी कर ले तो उसको सफलता उसमें निश्चित रूप से मिलती है। यह आप नोट करके रख लीजिए। और अगर कोई पाप ग्रह इनको ना देखे, ये आपको ध्यान रखना है, पाप ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शुभ ग्रह दृष्टि डाल दें, अच्छी बात है, पाप ग्रह नहीं डालें, ये ध्यान रखिए। और अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो आपको ध्यान देना है कि मंगल के साथ, देखिए कैसे, मंगल के साथ जैसे मंगल यहां बैठे और यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिए, मंगल बैठे हैं, गुरु बैठे हुए, कुल मिलाकर मंगल से केंद्र में गुरु हो, एक दूसरे से केंद्र में हो। गुरु यहां भी विराजित हो सकते हैं तब भी केंद्र रहेगा, गुरु साथ में विराजित हो जाए तब भी केंद्र रहेगा, गुरु यहां पर विराजित हो जाए तब भी केंद्र रहेगा। कुल मिलाकर मंगल से केंद्र में होने चाहिए। अगर हम यहां देखें कि यहां पर मंगल विराजित हो जाए, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, यहां पर गुरु विराजित हो जाए, केंद्र है एक दूसरे से। जब मंगल को आप लग्न की तरह रखोगे या गुरु को लग्न बनाओगे तो ये 1 4 7 10 में आ जाएंगे, केंद्र हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो अनेक भवनों का उस व्यक्ति को मालिक बना देंगे। जब भी इन दोनों ग्रहों की महादशा अंतरदशा की स्थिति बनेगी तब यह योग बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल आपको दिखेगा, सटीकता अपनी दिखाएगा निश्चित रूप से। अगर हम देखें, यहां मैंने बता दिया, लेकिन अगर यही 6 8 12 में स्थिति नीच स्थिति या विकल स्थिति बनती है तो वहां पर यह उस भाव को से सुख जो है उनको कम करेगा, अर्थात जमीन जायदाद आदि को बिकवाने का कार्य भी करेगा, उसको नष्ट कराने का कार्य करेगा। देखिए, एक आपको ध्यान देना होगा, यहां पर जो यह राशि है ये स्थिर राशि होती है, ये वृश्चिक राशि है, यह स्थिर राशि है, स्थिर राशि। अब मंगल अगर स्थिर राशि में ही बैठे हों, जिस प्रकार से चतुर्थ भाव में स्थिर राशि है, और मंगल की स्थिति आपको देखनी होगी, अगर वह स्थिर भाव में ही बैठे हो तो अधिकतर ऐसे व्यक्तियों की जो जमीन जायदाद होती है वह उनके अपने ही क्षेत्र में होती है, अर्थात एक ही जगह पर होती है। उनको ज्यादा ऐसा नहीं कि 2 2 4 4 शहरों में बजाएंगे, भटकना नहीं होता, एक ही स्थान पर होते हैं। लेकिन अगर जो चतुर्थाधिपति मंगल हैं, अगर चतुर्थाधिपति मंगल हैं, वह कहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं अपने भाव में, क्योंकि एक चर राशि के अधिपति भी हैं, यहां बैठ जाएं और ये यहां पर बैठ जाएं या यहां पर बैठ जाएं, तो यह स्थिति क्या है, यह मंगल की स्थिति क्या बताएगी कि ये मंगल क्या होगा, इस समय चर राशि में बैठ गया। और जब भी चर राशि में होंगे तो वह कहीं ना कहीं एक से अधिक शहरों में, गांवों में जमीन जायदाद दे सकते हैं, शहरों में मकान आदि दे सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर एक स्थान से हटकर, कहने का अर्थ हो गया कि एक स्थान के साथ साथ और भी स्थानों पर उनको सुख मिलेगा, कई जगह पर उनके मकान होंगे, जमीन जायदाद आदि का सुख उनको रहेगा, भूखंड आदि कहीं ना कहीं उनके एक स्थान पर नहीं होंगे, अनेक स्थानों पर हो सकते हैं चर राशि के आधार पर। लेकिन यहां पर स्थिर और चर है तो कम होगी उसकी संख्या, यह आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि जो मंगल हैं, क्योंकि हम मंगल को ही लेकर चलेंगे, यहां पर मंगल अगर कहां पर चले जाएं, अगर मंगल, अभी मैंने आपको बताया था कि मंगल दूसरे भाव में चले जाएं, या फिर यहां चले जाएं या फिर यहां पर चले जाएं, दोनों को ध्यान में रखिए।
दोनों बुध के घर में है, यहां चले जाएं या यहां चले जाएं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जमीन तो अवश्य मिलेगी। उसको जमीन जायदाद का सुख, भू संपत्ति का सुख अवश्य रूप प्राप्त होगा। कितना होगा यह उनके बल के ऊपर निर्भर करेगा। कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जितने अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि है उतना ज्यादा अच्छा फल देंगे। लेकिन वहीं अगर राहु आदि के साथ में योग बन जाए तो कहीं ना कहीं वहां परेशानियां उसको दे देते हैं। ऐसी परेशानियां जो उसको दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही है परेशानी आ कहां से रही है और किस कारण से उनकी जमीन जायदाद की बिकने की नौबत आ गई है, वो उनको उसका भी वह कहीं ना कहीं आवाज नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए आगे हम कुछ और विशेष, जैसे कि मैं यहां भी आपको बताऊंगा अन्य कुंडलियों की भांति, कि अगर किसी को ये देखना है कि बहुत सारे माइंस वगैरह हो, खान का मालिक हो, बहुत सारी खानें हो, कोयले की खान इस तरह से होती है ना, कोयले की खान है, तो एक धन योग हो गया। ये जमीन के माध्यम से, जमीन के भूमि के गर्भ से उत्पन्न जो खनिज पदार्थ हैं उनके सुख को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। कब बनेगा ऐसा योग? देखिए जब जब जो सूर्य हैं, जो लग्नेश हैं, देखिए ध्यान दीजिए मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, जब सूर्य लग्नेश और मंगल जो कि सुखेश हैं और शुक्र, साथ ही साथ यहां पर हमने किसको देखा, अब मैं आपको यहां से दिखाऊंगा तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहां पर ऐसे दिखाता हूं आपको, लग्नेश, फिर तृतीयेश और चतुर्थेश और षष्ठेश, सप्तमेश, नवमेश वही मंगल और द्वादश। तो ये जब भी पंचम के अधिपति जो गुरु हैं, गुरु के साथ में जब भी होंगे, कौन कौन हो गए यहां पर, सूर्य हो गए, जैसे मैं यहां पर देखते हैं, यहां पर देखे सूर्य, शुक्र, सूर्य शुक्र मंगल, सूर्य शुक्र मंगल और यहां पर शनि, शनि, सूर्य शुक्र मंगल शनि, और अगर ये गुरु के साथ में बैठे हों, अगर ये गुरु के साथ में विराजित हों, 5 ग्रह एक साथ हों, और चंद्रमा भी, देखिए चंद्रमा भी, 6 ग्रह एक साथ हों, ये 6 ग्रह सूर्य शुक्र शनि मंगल गुरु चंद्रमा, कहने का अर्थ है सिर्फ बुध को छोड़ दो, बुध को छोड़कर बाकी सभी ग्रह ये साथ साथ हैं। तो यह जो स्थिति है कहीं ना कहीं पृथ्वी के गर्भ से उस व्यक्ति को लाभ दिलाने वाली होती है, उसका मालिक बनाती है। तो कहीं ना कहीं यह खनिज आदि से उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। आगे देखिए एक योग और देखते हैं हम, कि जैसे कि प्लॉट आदि का कहीं लॉटरी से निकलने वाली जो स्थिति है, कि कब आप को बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी पराक्रम के, कहने का अर्थ हो गया कि बहुत नगण्य पराक्रम करके आप अच्छा जमीन आदि का सुख अचानक से प्राप्त करें, वह कब स्थिति होगी? तो जब भी, ध्यान दीजिए, जब भी बुध इस कुंडली में देखिए, जब भी बुध कहां पर पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, और जो मंगल हैं वह यहां पर पहुंच जाए, एक दूसरे स्थान परिवर्तन कर लें, तब यह कहीं ना कहीं से अचानक से उस व्यक्ति को भूमि का लाभ दिलाने वाली स्थिति होती है। अगर यह स्थिति नहीं बनती है तो हम दूसरी तरीके से देखेंगे। देखिए दूसरे तरीके से कैसे हो जाएगा, कि जो चतुर्थाधिपति हैं और जो, क्योंकि देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं दोनों ही चतुर्थाधिपति और नवमाधिपति दोनों मंगल हैं, और अगर ये मंगल यहां पर विराजित हो जाते हैं और जो बुध हैं वो यहां पर आ जाते हैं, अब देखिए ध्यान से, ये दो ग्रह देखते हैं आपको, यह स्थिति अगर है
यह स्थिति है तो अचानक से उस व्यक्ति को संपत्ति अवश्य दिलाने वाली होती है। अवश्य, निश्चित है। स्पष्ट रूप से आप नोट करके इसको रख लीजिए। अगर सिंह लग्न की कुंडली में मंगल एकादश भाव में बैठे हैं और बुध दसम भाव में बैठे हैं तो यह स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पर हम बुध को दूसरे भाव के अधिपति के रूप में देखेंगे और वहीं मंगल को यहां पर हम चतुर्थ और नवम भाव के अधिपति के रूप में देखेंगे। तो जब सुख, भाग्य और अचल संपत्ति मिलकर चलती हैं तब वहां पर आय के साथ में, अर्थात कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आय प्राप्त होती है और वहां पर जो अचल संपत्ति के मालिक हैं वह उसको कहीं ना कहीं कर्म भाव में भी लेकर आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, बहुत उत्तम स्थिति। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये सिंह लग्न की कुंडली से संबंधित आपको जो जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम आगे लेकर आएंगे कन्या लग्न की कुंडली में भूसंपत्ति, जमीन, जायदाद व मकान आदि के योग को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।